दिन जब मेरे ही बेटे ने मेरी 10 को पुरानी किताबों को रद्दी में फेंक दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि इस घर में अब मेरी हैसियत सिर्फ एक पुराने सामान जैसी रह गई है। और फिर मैंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये शब्द हैं उज्जैन के रहने वाले 65 वर्षीय रमाकांत तिवारी जी के। नमस्कार, मेरा नाम विवेक वर्मा है। आपकी अपनी वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो हमारे समाज के उस कड़वे सच का आईना है जिसे अक्सर हम घर की चार दीवारी के भीतर छिपाने की कोशिश करते हैं। यह कहानी हर उस माता पिता की है जिन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी हर इच्छा, अपनी हर खुशी अपनी संतान के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें उसी संतान से केवल तिरस्कार और अपमान मिला। उमाकांत जी उज्जैन के एक सरकारी विद्यालय में इतिहास के शिक्षक थे। उनका जीवन बेहद सीधा, सरल और अनुशासन से भरा था। उनकी पत्नी मालती जी एक बेहद शांत और समझदार महिला थी। दोनों ने मिलकर शहर के बाहरी इलाके में एक खूबसूरत सा घर बनाया था जिसका नाम उन्होंने सरस्वती सदन रखा था। घर के सामने एक बड़ा सा आंगन था जहाँ मालती जी ने तुलसी का पौधा और कई तरह के फूलों की क्यारियां लगाई थी। रमाकांत जी को पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने अपने घर के एक बड़े कमरे को पुस्तकालय का रूप दे दिया था। उस कमरे में इतिहास, साहित्य, धर्म और दर्शन की सैकड़ों किताबें सलीके से सजी रहती थी। वे किताबें रमाकांत जी की जान थी। उनका एक ही बेटा था, सुमित। सुमित जब छोटा था तब रमाकांत जी ने उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं आने दी। खुद के लिए सालों तक नए कपड़े नहीं खरीदे ताकि सुमित को एक अच्छे निजी विद्यालय में पढ़ाया जा सके। जब सुमित को उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहर जाना था तो रमाकांत जी ने अपनी भविष्य निधि से पैसे निकाले और कुछ कर्ज भी लिया। सुमित ने पढ़ाई पूरी की और उसे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। रमाकांत जी और मालती जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा कि उनकी तपस्या सफल हो गई। कुछ सालों बाद सुमित का विवाह नेहा नाम की लड़की से हो गया। शादी के कुछ साल बाद ही मालती जी एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई और रमाकांत जी को अकेला छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गई। मालती जी के जाने के बाद रमाकांत जी पूरी तरह टूट गए थे। उनका पूरा दिन अब बस उनकी किताबों और मालती जी की यादों के सहारे कटता था। अगर आप इस कहानी को यहाँ तक सुन रहे हैं और रमाकांत जी के अकेलेपन को महसूस कर पा रहे हैं तो मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, इस चैनल की सदस्यता लें, इस वीडियो को पसंद करें और नीचे टिप्पणी में लिखकर बताएं कि आप यह कहानी किस शहर से सुन रहे हैं। आपके शब्द हमें ऐसी और भी सच्ची और गहरी कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देते हैं। मालती जी के निधन के लगभग 2 साल बाद एक दिन सुमित का फोन आया। उसने बताया कि वह और नेहा वापस उज्जैन आ रहे हैं। सुमित ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और वह उज्जैन में ही रहकर अपना कोई व्यापार शुरू करना चाहता था। रमाकांत जी की खुशी का कोई पारावार नहीं था। उनके सूने घर में फिर से रौनक लौटने वाली थी। उन्होंने पूरे घर की साफ सफाई करवाई, सुमित और नेहा के लिए सबसे बड़ा कमरा तैयार किया। जब सुमित और नेहा घर आए तो पहले कुछ महीने सब कुछ बहुत अच्छा लगा। रमाकांत जी को लगा जैसे उनका खोया हुआ परिवार वापस मिल गया हो। लेकिन समय के साथ बदलाव आने शुरू हुए। बदलाव की शुरुआत बहुत छोटी छोटी बातों से हुई। रमाकांत जी की आदत थी सुबह जल्दी उठकर भजन सुनने की। एक दिन नेहा ने साफ शब्दों में कह दिया, पिताजी, आपकी वजह से हमारी नींद खराब होती है। आप कृपया ये भजन बंद कर दिया करें या फिर कान से लगाकर सुना करें। रमाकांत जी ने बिना कुछ कहे भजन लाउड स्पीकर पर सुनना बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे घर के नियम बदलने लगे। रमाकांत जी का खाना बनाने का तरीका नेहा को पसंद नहीं आता था। उसने रसोई की पूरी कमान अपने हाथ में ले ली। रमाकांत जी को अब वही खाना पड़ता जो नेहा बनाती थी, चाहे वह उनके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो या न हो। कुछ समय बाद सुमित ने कहा कि उसे अपने व्यापार के काम के लिए एक शांत कमरे की आवश्यकता है। उसने रमाकांत जी के पुस्तकालय वाले कमरे पर नजर गड़ाई। पापा, आपका यह कमरा बहुत बड़ा है। मुझे अपने ग्राहकों के साथ बैठक करने के लिए इस कमरे की जरूरत है। आप अपनी किताबों छोटे वाले भंडार कक्ष में रखवा दीजिए। रमाकांत जी को दुख तो बहुत हुआ क्योंकि वह कमरा सिर्फ किताबों का नहीं था, बल्कि वहां बैठकर उन्होंने मालती जी के साथ जीवन के अनगिनत समय बिताई थी। लेकिन अपने बेटे की तरक्की के लिए उन्होंने वह कमरा भी खाली कर दिया। उनकी अनमोल किताबें अब एक छोटे से सीलन भरे कमरे में बंद हो गई। रमाकांत जी अब अपने ही बनाए घर में सिमटते जा रहे थे। उनका दायरा बस उनके छोटे से सोने वाले कमरे और सामने वाले आंगन तक रह गया था। लेकिन सुमित और नेहा की मांगे यही नहीं रुकी। सुमित के व्यापार में कुछ घाटा हो गया था और उसे और पैसों की आवश्यकता थी। एक शाम उसने रमाकांत जी के सामने एक प्रस्ताव रखा, पापा, मेरे व्यापार को बढ़ाने के लिए मुझे बैंक से एक बड़ा कर्ज चाहिए, लेकिन बैंक वाले बिना किसी गारंटी के कर्ज नहीं दे रहे हैं। अब ऐसा कीजिए, यह घर बैंक के पास गिरवी रख दीजिए। यह सुनकर रमाकांत जी सन्न रह गए। यह घर उनकी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई थी। यह मालती जी की निशानी थी। उन्होंने पहली बार सुमित को सख्ती से मना किया, नहीं सुमित,
यह घर हमारी एकमात्र छत है। व्यापार में नफा नुकसान होता रहता है। अगर कर को कर्ज नहीं चुका पाए तो हम सड़क पर आ जाएंगे। मैं इस घर के कागजात बैंक को नहीं दूंगा। उस दिन के बाद से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सुमित और नेहा ने रमाकांत जी से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। घर में उन्हें पूरी तरह से अनदेखा किया जाने लगा। कई बार तो ऐसा होता कि रात के खाने के समय रमाकांत जी के लिए खाना ही नहीं बचाया जाता। जब आप पूछते तो नेहा झिड़क कर कह देती, पिताजी मुझे लगा आपने खा लिया होगा, अब मैं इतनी रात को फिर से रसोई में जाकर खाना नहीं बना सकती। रमाकांत जी चुपचाप पानी पीकर सो जाते। वह अंदर ही अंदर घुट रहे थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि जिस बेटे को उन्होंने इतने लाड़ प्यार से पाला वह इतना पत्थर दिल कैसे हो गया। कहानी का यह मोड़ शायद आप में से बहुत से लोगों को जाना पहचाना लग रहा होगा। जब हमारे अपने ही हमें बोझ समझने लगते हैं तो वह दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यदि आपने भी कभी अपने आसपास ऐसा कुछ देखा है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें यह समझने की जरूरत है कि रिश्तों की कद्र क्या होती है। नवंबर का महीना था। रमाकांत जी को अपने एक पुराने मित्र के बेटी के विवाह में शामिल होने के लिए 2 दिन के लिए इंदौर जाना पड़ा। जब वह वापस लौटे तो घर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका वह छोटा सा भंडार कक्ष पूरी तरह से खाली था। उनकी एक भी किताब वहां नहीं थी। उन्होंने घबराकर सुमित को पुकारा। सुमित अपने कमरे से बाहर आया। उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। मेरी किताबें कहाँ है सुमित? मालती की डायरिया कहाँ है? रमाकांत जी की आवाज कांप रही थी। सुमित ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, पापा उन पुरानी किताबों से घर में दीमक लग रही थी और बदबू भी आ रही थी। मैंने वह सारा कबाड़ रद्दी वाले को बेच दिया। वैसे भी उस कमरे को साफ करवा कर मैं वहां अपना माल रखने वाला हूँ। रमाकांत जी वही जमीन पर बैठ गए। वे किताबें नहीं थी, वे उनके जीवन के पन्ने थे। उनके पिता द्वारा दी गई गीता, उनके पसंदीदा लेखकों की हस्ताक्षरित प्रतियां और सबसे बढ़कर मालती जी की वह डायरिया जिनमें उन्होंने अपने जीवन के खूबसूरत पल सहेजे थे। सब कुछ रद्दी के भाव बिक गया था। उस रात रमाकांत जी रोए नहीं। उनकी आंखों के आंसू जैसे सूख गए थे। उनके भीतर बस एक गहरा सन्नाटा था। उन्होंने पूरी रात जागकर विचार किया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो रमाकांत जी एक अलग ही इंसान बन चुके थे। उनके भीतर का मोह और ममता का पर्दा हट चुका था। अब उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि उनका बेटा अब उनका बेटा नहीं रहा। वह बस एक लालची व्यक्ति बन गया है जो धीरे धीरे उन्हें उनके ही घर से मिटा देना चाहता है। सुबह होते ही रमाकांत जी घर से निकले और सीधे अपने एक पुराने परिचित वकील केशव नारायण जी के दफ्तर पहुंचे। केशव जी ने रमाकांत जी की पूरी पीड़ा सुनी। उन्होंने रमाकांत जी को पानी पिलाया और फिर कानून के नजरिए से स्थिति समझाई। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण कानून के तहत हर बुजुर्ग को सम्मान से जीने का अधिकार है। यह संपत्ति रमाकांत जी के नाम पर थी। सुमित का इस पर कोई कानूनी हक नहीं था। वह केवल रमाकांत जी की दया पर उस घर में रह रहा था। केशव जी ने तुरंत एक कानूनी नोटिस तैयार किया। 2 दिन बाद जब डाकिया ने सुमित के हाथ में वह सरकारी लिफाफा दिया तो सुमित के होश उड़ गए। उस नोटिस में साफ शब्दों में लिखा था कि सुमित और नेहा को 15 दिन के भीतर घर खाली करना होगा, अन्यथा पुलिस की सहायता से उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा। सुमित आग बबूला होकर रमाकांत जी के कमरे में घुसा। यह क्या तमाशा है पापा? अब अपने बेटे को घर से निकाल रहे हैं। यह घर मेरा भी है। मैंने पिछले 1 साल से इस घर की रंगाई पोताई में पैसे लगाए हैं। रमाकांत जी अपनी कुर्सी से उठे। उनकी आंखों में अब कोई डर या लाचारी नहीं थी। उनकी आवाज बिल्कुल स्थिर और कठोर थी। रंगाई पुताई से ईंटों और नींव का तुम्हारा हक नहीं हो जाता सुमित। यह घर मेरे और तुम्हारी माँ के खून पसीने से बना है। तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो क्योंकि तुम इस घर की आत्मा को नहीं समझते। तुमने केवल मेरी किताबें नहीं बेची, तुमने मेरा सम्मान बेचा है। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सुमित ने धमकी दी, मैं देखता हूँ मुझे यहाँ से कौन निकालता है। मैं कोर्ट में जाऊंगा, साबित करूंगा कि मेरा आधा हिस्सा है। लेकिन केशव जी ने जो कानूनी दस्तावेज तैयार किए थे वे बहुत मजबूत थे। 15 दिन बाद प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ सरस्वती सदन के दरवाजे पर पहुंची खड़ी थी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। सुमित ने बहुत हंगामा किया, चीख पुकार मचाई, नेहा के रोने का नाटक किया, लेकिन कानून के सामने उनकी एक न चली। घर के मालिकाना हक के दस्तावेज रमाकांत जी के नाम थे और सुमित के पास कोई सबूत नहीं था। पुलिस की मौजूदगी में सुमित और नेहा को अपना सारा सामान पैक करके उस घर से बाहर निकलना पड़ा। जब सुमित अपना सूटकेस लेकर दरवाजे से बाहर जा रहा था तब उसने पलटकर एक आखिरी बार अपने पिता को देखा। शायद उसे उम्मीद थी कि पिता का दिल पसीज जाएगा और वह उसे रोक लेंगे, लेकिन रमाकांत जी मूर्ति की तरह खड़े रहे। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और भीतर से कुंडी लगा ली। उस रात सरस्वती सदन में बहुत दिनों बाद शांति थी। रमाकांत जी ने खुद अपने लिए चाय बनाई, आंगन में आकर बैठे। हवा में थोड़ी ठंडक थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और एक लंबी सांस ली। कुछ महीनों के बाद रमाकांत जी ने अपनी पेंशन के पैसों से दोबारा कुछ किताबें खरीदी। उन्होंने अपने घर के उसी बड़े कमरे को फिर से एक पुस्तकालय बनाया, लेकिन इस बार यह पुस्तकालय सिर्फ उनके लिए नहीं था। उन्होंने मोहल्ले के सभी बच्चों के लिए उस पुस्तकालय के दरवाजे खोल दिए। अब हर शाम उनके घर में बच्चों की चहल पहल रहती है। बच्चे उनसे कहानियां सुनते हैं, इतिहास के किस्से सुनते हैं। रमाकांत जी अब अकेले नहीं हैं।
जब एक माता पिता अपने ही बच्चे के खिलाफ खड़े होते हैं तो यह उनके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन कभी कभी अपने आत्मसम्मान और अपने वजूद को बचाने के लिए कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। प्यार का मतलब यह नहीं है कि हम किसी को खुद को कुचलने का अधिकार दे दें। आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में? क्या रमाकांत जी ने अपने बेटे को घर से निकाल कर सही किया, या उन्हें एक पिता होने के नाते माफ़ कर देना चाहिए था? अपनी राय हमें नीचे टिप्पणी में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी दिल को छू लेने वाली लगी हो तो इस चैनल की सदस्यता जरूर लें और घंटी का निशान दबाएं, ताकि हमारी अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपना और अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। धन्यवाद। सब्सक्राइब।